तो देखो, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, सबसे पहले इस चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बारे में। कॉन्टैक्ट फोर्सेस कि कितने टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारे पास होता है। तो बेसिकली हम लोग को स्टडी करना है तो 3 टाइप का कॉन्टैक्ट फोर्स है। एक तो है हमारा नॉर्मल फोर्स, एक है हमारा टेंशन फोर्स, और एक है हमारा तीसरा थर्ड है हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स। ये तीनों टाइप ऑफ फोर्स जो है कॉन्टैक्ट फोर्स के अंडर आता है। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं नॉर्मल फोर्स के बारे में। ठीक है, इमेजिन करो कि एक तुम्हारा अर्थ का सरफेस है ये, और उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास m है। ठीक है, अब इस पर क्या होगा, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। ठीक है, उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं mg से। m मतलब इस बॉडी का मास और g मतलब एक्सेलरेशन इनटू ग्रेविटी, दोनों का प्रोडक्ट कर दो तो वही होगा ग्रेविटेशनल फोर्स अभी के। ठीक है, और बदले में जो अर्थ है इस बॉडी मास पे सरफेस लगाएगा फोर्स, उसको कहा जाता है नॉर्मल फोर्स। ठीक है, तब क्या होगा, हम लोग जानते हैं कि जो कॉन्टैक्ट फोर्स होता है वो पेयर में लगता है हमेशा। ये तीनों जो फोर्स है ये हमेशा पेयर में लगता है। तो क्या होगा, ये सरफेस पे भी जो मास है ये एन फोर्स लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन, जो कि न्यूटन का थर्ड लॉ हम लोग फ्यूचर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। ठीक है, तो हुआ क्या, अगर फ्री बॉडी डायग्राम जैसा कुछ बनाए हम लोग, तो ये मास m है और ये सरफेस है, दो ऑब्जेक्ट है हमारे पास। इस पे जो फोर्स लग रहा है वो एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है और सरफेस की वजह से नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और इस सरफेस पे इस ब्लॉक की वजह से नॉर्मल फोर्स लग रहा है। ये कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल नंबर 1, मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M, और उसके ऊपर एक स्मॉल ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m, और ये दोनों सरफेस पे रखा हुआ है। ठीक है, तो इस पर फोर्सेस तुमको दिखाना है। तो कैसे दिखाएंगे, सबसे पहले स्मॉल मास m को ड्रॉ करो, उस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है वो हम लोग जानेंगे, और फिर साइड साइड ही कैपिटल मास m को भी फ्री बॉडी डायग्राम बना के रख लो। उस पर नोट करो कि क्या क्या फोर्स लग रहा है। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा है। ठीक है, दूसरा ये जो ब्लॉक का सरफेस है ये इस पे फोर्स लगाएगा n, तो बदले में क्या होगा, ये स्मॉल ब्लॉक है ये भी इस पे फोर्स लगा देगा n। ठीक है, क्योंकि हमेशा पेयर में लगता है कॉन्टैक्ट फोर्स। इसी तरह अगर इस केस में आए कैपिटल M वाले, तो इस पे एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा कैपिटल mg, और जिस सरफेस पे रखा हुआ है वो सरफेस इस पे भी एक नॉर्मल फोर्स लगाएगा, स्मॉल हम r से दिखला देते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम। एक और एग्जांपल कंसिडर करें हम लोग। अगर मान लो हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल M, सरफेस में कुछ इस तरीके से रखा हुआ है। ठीक है, और इसके साथ टच करके एक स्मॉल मास स्मॉल m, एक स्मॉल ब्लॉक है इसका मास है स्मॉल m, वो रखा हुआ है। अब इस पर हम लोग फोर्सेस रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। ये देखो, ये है हमारा कैपिटल मास m, इस पर एक तो अर्थ फोर्स लगाएगा mg। ठीक है, और फिर सरफेस इस पर फोर्स लगाएगा n। ठीक है, और सरफेस भी ड्रॉ कर लेते हैं साथ ही साथ, और सरफेस पे ये लगा देगा फोर्स n। उसी तरीके से हमारे पास है स्मॉल मास m, इस पर अर्थ लगाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और ये मान लो n1 था, और सरफेस इस पर लगा देगा नॉर्मल फोर्स n2, तो ये भी सरफेस पे लगा देगा n2। ठीक है, अब हम जानते हैं कि ये भी दोनों टच में है, तो ये इन लोग दोनों का सरफेस भी आपस में कांटेक्ट में, तो कांटेक्ट फोर्स यहाँ भी डेवलप होगा, नॉर्मल फोर्स यहाँ भी डेवलप होगा। ठीक है, तो क्या करेगा, ये जो कैपिटल M है
वो उसको पुश करेगा इस तरह, ऐसा कुछ ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो मान लो ये आर से पुश किया, तो स्मॉल एम भी क्या करेगा, उसको आर से पुश कर देगा। हमेशा पेयर में लगता है और अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा। एक और एग्जांपल लो, एग्जांपल 3, कि मान लो हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, जो कि इंक्लाइंड है एट एन एंगल थीटा, और उस पर एक मास रखा हुआ एम। ठीक है, अब इस पर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्या क्या फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो ये देखो, ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम आ गया। सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा इसके ऊपर वर्टिकली डाउनवर्ड्स mg, और सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रहा होगा, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा क्या लगता है, सरफेस से परपेंडिकुलर लगता है। तो ये कुछ इस तरीके से लगेगा नॉर्मल n। तो बदले में क्या होगा, तो जो इंक्लाइन है जो कि एंगल थीटा से है, तो इस पर भी स्मॉल m लगा देगा नॉर्मल फोर्स, और ये भी से परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल हम लोग कंसिडर कर लेते हैं। ये पास मान लो हमारे वॉल है ये, और ये सरफेस है, और एक मान लो रॉड रखा है हमारे पास कुछ इस तरीके से। अब मान लो ये इसका सेंटर ऑफ मास है। ठीक है, तो अब इसमें रिप्रेजेंट करो क्या क्या फोर्स लगेगा। सबसे पहले तो सेंटर ऑफ मास पे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, मान लो उस रॉड का मास m है। ठीक है, और फिर जहाँ जहाँ ये टच कर रहा है, ये देखो कॉन्टैक्ट पॉइंट है, और ये देखो ये भी कॉन्टैक्ट पॉइंट है, तो यहाँ पे भी एक नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा ऐसे। यहाँ पे भी नॉर्मल फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा ऐसे। तो ये हो गया फोर्स का रिप्रेजेंटेशन। अब बदले में क्या होगा, ये वॉल पे भी फोर्स लग जाएगा, वॉल पे फोर्स ऐसे लग जाएगा एन प्राइम, और ये एन, ये लगाएगा रॉड। एक और एग्जांपल देखो, मान लो ये एक बॉल है, और ये कुछ इस तरीके से अटका हुआ है दो तो बिल्डिंग के बीच में, ये ऐसा कुछ समझो। ठीक है, तो अब इसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं क्या क्या फोर्स लगेगा। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पे कॉन्टैक्ट पॉइंट है ना, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग ऐसा। ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिए स्फीयर पे। अब देखो फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बना रहे हैं, तो ये देखो ये बॉल हो गया हमारा, ये वो टेंजेंट हो गया कॉन्टैक्ट पॉइंट्स पे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ सेंटर ऑफ मास होगा इसका, वहाँ पर लग रहा होगा, वहाँ से लग रहा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और जहाँ जहाँ कॉन्टैक्ट पे था इसके टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन सरफेस इसके ऊपर लगा रहा होगा ऐसा n1, सरफेस लगा रहा होगा इसको ऐसा n2। ठीक है, तो क्या होगा, बदले में रिएक्शन पेयर में लगेगा, तो बॉल भी इस पे लगा देगा सरफेस पे, ये देखो ऐसा करके n1, ऐसा करके n2, कुछ इस तरीके से। और देखो एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये हमारे पास इंक्लाइन प्लेन है, ये एंगल थीटा है। ठीक है, एक ब्लॉक रखा हुआ हमारे पास m1, और एक ब्लॉक हमारे पास रखा हुआ m2। ठीक है, अब इस पर हम लोग को रिप्रेजेंट करना है क्या क्या फोर्स लग रहा है। तो सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, ये रहा m1 और ये रहा हमारे पास m2। ठीक है, सबसे पहले तो ग्रेविटेशनल फोर्स वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा m1g, और इस पर भी वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा m2g। ये जो सरफेस है ये इसके ऊपर लगाएगा, सरफेस से परपेंडिकुलर नॉर्मल ऐसा कुछ n1, इस पर भी लगाएगा नॉर्मल n2। ठीक है, और तुम देख सकते हैं कि m1 और m2 भी कॉन्टैक्ट में है, तो m2 इसके ऊपर लगाएगा फोर्स। हमेशा नॉर्मल फोर्स ऐसा लगता है कि अगला ऑब्जेक्ट को पुश कर रहा हो, तो ये m2 जो लगा इसको पुश करेगा, मान लो कैपिटल R से दिखा देते हैं। और m1 क्या कर रहा होगा, वो भी m2 को पुश कर रहा होगा उतना ही नॉर्मल से। तो ये देखो ये हो गया कुछ फ्री बॉडी डायग्राम। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंशन फोर्स के बारे में। ठीक है, टेंशन फोर्स भी एक तरह का नॉर्मल ये कांटेक्ट फोर्स होता है। ठीक है, हमेशा कांटेक्ट पर लगता है, समझे, और ये इस तरीके से लगता है
कि अपने तरफ खींच रहा हो। फॉर एग्जांपल जैसे मान लो कि ये सीलिंग है और ये रोप है और यहाँ से एक मास एम अटैच है, ठीक है। तो इस पर टेंशन लगेगा, उसका डायरेक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि अपने तरफ खींचेगा वो। जैसे मान लो एक कॉन्टैक्ट यहाँ पर है तो टेंशन यहाँ पर डेवलप होगा, तो इस तरीके से लगेगा कि इनवर्ड्स खींच रहा होगा उसको। तो देखो ऊपर की तरफ खींच रहा है, यहाँ भी कॉन्टैक्ट है तो इसको भी लगेगा कि इनवर्ड्स खींच रहा है, देखो ऐसे। या ऐसे भी तुम ये रिमेंबर कर सकते हैं हम लोग इसको। डायरेक्शन कैसे रिमेंबर करें कि इट ट्राइज टू शॉर्टन द लेंथ ऑफ द रोप। इमेजिन करो कि टेंशन इस तरीके से लग रहा है कि जो रस्सी का जो लेंथ है, रोप का जो लेंथ है, उसको शॉर्ट करना चाह रहा है वो, समझिए। तो तुम आराम से डायरेक्शन इजीली फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। तो इसी साथ एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाने का। मान लो ये सीलिंग है और ये रोप है और ये हमारे पास मास एम है। अब इस पर क्या क्या फोर्स लग रहा है वो रिप्रेजेंट करना है। तो देखो सबसे पहले एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स एम जी लग रहा होगा और ये कॉन्टैक्ट फोर्स टेंशन लगेगा रोप के ज़रिए, ये कुछ इस तरीके से लगेगा। और ये पेयर में लगता है हमेशा कॉन्टैक्ट फोर्स, तो एक सीलिंग पे भी लगेगा टेंशन कुछ इस तरीके से। तो अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए तो एम के ऊपर तो ये बनेगा एम जी नीचे लगेगा और टेंशन ऊपर लगेगा। ये सीलिंग का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगी तो टेंशन इसको नीचे इधर खींचेगा सीलिंग को। तो जैसे मान लो इमेजिन करो फैन हम लोग के सीलिंग पर अटैच होता है। जैसे ही मान लो ये हमारे पास सीलिंग है, इस पर फैन अटैच होता है, ठीक है। तो फैन का कुछ वेट होता है एम जी, उसको नीचे खींच रहा होता है। इसका जो रॉड होता है ये पोल टाइप का होता है छोटा सा, वो टेंशन ऊपर लगा होता है। और यही जो ये जो रॉड है ये इस पर वजन लगा रहा होता है और टेंशन डेवलप होता है, ये सीलिंग को नीचे खींच रहा होता है। इसमें अगर सीलिंग कमज़ोर है तो टेंशन की वजह से क्या होगा, टेंशन की वजह से इस पर सीलिंग टूट के गिर जाएगा। और टेंशन किसकी वजह से आएगा, वो आएगा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो कुछ इस तरीके से होता है। अगर एक और एग्जांपल देखा जाए तो मान लो कि हमारे पास ये एक सरफेस है और एक ब्लॉक रखा हुआ M1 और एक ब्लॉक रखा हुआ M2 और दोनों के बीच एक रस्सी अटैच्ड है और इधर एक फोर्स लगा रहे हैं मान लो F हम लोग। तो इस पर कितना फोर्स आ रहा है हर एक ब्लॉक पे, वो हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो वो रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग। सबसे पहले M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ। इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स M1G लगेगा, सरफेस लगाएगा नॉर्मल N1, ठीक है। और जो रोप है वो लगाएगा टेंशन। कैसा टेंशन लगाएगा, किस डायरेक्शन में, कि रस्सी को लगेगा कि लेंथ छोटा करना चाहता है वो, कुछ इस तरीके से दोनों तरफ से लगेगा। तो इस तरफ से लग जाएगा टेंशन ऐसा कुछ, ठीक। उसी तरह से M2G नीचे लगेगा, नॉर्मल ऊपर लगेगा। ये F तो दिया ही हुआ क्वेश्चन में, ऐसा लग रहा है। और इसको भी टेंशन खींचेगा कुछ इस तरीके से, हमेशा पेयर में लगता है जैसे न्यूटन्स थर्ड लॉ में होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग कि मान लो ये इंक्लाइंड प्लेन है, एंगल है थीटा, ये है M1, ये है M2 और यहाँ पर एक रस्सी अटैच्ड है और अब ये नीचे जा रहा है ऐसे ही है, ठीक है। ये नीचे जाएगा स्लिप करके, तो ये रस्सी में टेंशन डेवलप होगा। तो कैसा टेंशन डेवलप होगा, ये रस्सी चाहेगा टेंशन की रस्सी का लेंथ को छोटा कर दे। देखो एक टेंशन ऐसा लगेगा और एक टेंशन ऐसा लगेगा, चाहेगा कि लेंथ को रस्सी को कॉन्ट्रैक्ट कर दे, छोटा कर दे। तो कैसे लगेगा, यहाँ पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ये रहा हमारे पास M1, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा M1G वर्टिकली डाउनवर्ड, सरफेस लगाएगा नॉर्मल N1, ठीक है। और टेंशन लग रहा होगा कुछ इस तरीके से इधर। उसी तरीके से M2, ये रहा हमारे पास M2, ग्रेविटी लगाएगा M2G, सरफेस लगाएगा नॉर्मल N2 और यहाँ पर टेंशन लगेगा कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं न्यूटन्स लॉज। बेसिकली 3 लॉज होता है न्यूटन का हमारे पास। एक क्या रहता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि अगर बॉडी रेस्ट पर है तो वो रेस्ट ही पे रहेगा, या मोशन पे है तो मोशन ही पे रहेगा, अनलेस एंड अनटिल
उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना अप्लाई करके उसका स्टेट ना चेंज कर दें। ठीक है, तो ये होता है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ये इंपॉर्टेंट है। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, वो कहता है कि जो एक्सटर्नल फोर्स होता है किसी बॉडी पे लग रहा होता है, वो क्या होता है, वो टाइम डेरिवेटिव होता है उस बॉडी के मोमेंटम का। ठीक है, और मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है मास इनटू वेलोसिटी से। तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं जो एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी पे ऐड कर रहा है वो है टाइम डेरिवेटिव mv का, और इफ मास इज कांस्टेंट, जो कि ज़्यादातर हमारे केस में रहने वाला है इंशाल्लाह कांस्टेंट ही मास, तो क्या होगा, ये टाइम डेरिवेटिव से m बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, तो f एक्सटर्नल बन जाएगा हमारे पास m इंटू डी वी बाई डी टी। ठीक है, और डी वी बाई डी टी होता है हमारे पास एक्सेलरेशन। तो जो हम लोग फेमस लॉ पढ़ते हैं सेकेंड लॉ के नाम पे एम एफ इज इक्वल टू एम ए, वो ये है, वो जो रहता है वो एक स्पेशल केस है कि जहाँ पर मास कांस्टेंट रहे। अगर मास वेरिएबल रहेगा तो फिर एडिशनल टर्म्स भी आएगा हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स में, जो कि अभी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। और न्यूटन का एक थर्ड लॉ होता है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। वो कहता है कि हर फोर्स के लिए, हर एक्शन के लिए एक रिएक्शन होता है। देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फॉर एवरी एक्शन। ठीक है, ये मतलब डिस्कस करता है, इट डिस्कसेस एक्शन रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है, एक्शन रिएक्शन फोर्स, एक्शन कहने का मतलब है कि फोर्स, और रिएक्शन कहने का मतलब है कि जो एक्शन से जो फोर्स डेवलप हुआ उसके जवाब में, उसको कहते हैं रिएक्शन। ठीक है, क्या क्या कंडीशन है कि एक्शन रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट करे, वो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लिख देते हैं। एक्शन रिएक्शन पेयर कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स हमेशा डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे लगना चाहिए। एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स एक्ट्स ऑन डिफरेंट बॉडी। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास दो मास था m1 और m2, मान लो सटा हुआ, तो एक्शन रिएक्शन कैसे लगेगा, m1 जो है और ये m2 है। ठीक है, m1 m2 पे लगाएगा नॉर्मल r, ठीक है, तो m2 m1 पे भी लगा देगा r। तो देखो ये जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है, ठीक है, इसमें से किसी को भी एक्शन बोल सकते हैं, किसी को भी रिएक्शन बोल सकते हैं। अगर मान लो ये एक्शन है तो ये उसका रिएक्शन है, तो ये देखो दोनों अलग अलग डिफरेंट बॉडी में एक्ट कर रहा है। कभी भी सेम बॉडी पे नहीं लग जाएगा एक्शन और रिएक्शन दोनों, एक बॉडी पे एक्शन तो अगले बॉडी पे रिएक्शन। तो वही कहता है फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज सेम इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल, कि मान लो यही m1 और m2 अगर अटैच्ड है, ठीक है, तो इस पे जो लगेगा फोर्स m1 पे और m2 पे जो फोर्स लगेगा, m2 पे ये रहा m1 के वजह से और ये m1 पे ये रहा m2 के वजह से। तो हमेशा तुम देखो कि नेचर सेम है, नॉर्मल फोर्स है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि ये इस पर नॉर्मल लगा दिया तो ये इस पर टेंशन फोर्स लगा देगा, ये इस पर नॉर्मल लगा दिया तो ये इस पर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा। नहीं, अगर एक्शन नॉर्मल फोर्स का है तो रिएक्शन भी नॉर्मल फोर्स का होगा। अगर एक्शन टेंशन का है तो रिएक्शन भी टेंशन का होगा। अगर एक्शन फ्रिक्शन का है तो रिएक्शन भी फ्रिक्शनल फोर्स ही होगा। ठीक है, तो सेम इन नेचर होना चाहिए। थर्ड कंडीशन है एक्शन एंड रिएक्शन फोर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड and opposite
इन नेचर। क्या मतलब है इसका? नेचर नहीं, ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ये ज़्यादा सही लफ्ज़। क्या मतलब हुआ इसका? कि देखो जैसे ये इस पे लग रहा है एक्शन और रिएक्शन, तो दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। अगर ये 5 न्यूटन का एक्शन लगाएगा तो इस पर रिएक्शन भी 5 न्यूटन का होगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन दोनों का ऑपोजिट होगा। एक राइट हैंड साइड लग रहा है तो एक लेफ्ट हैंड साइड लगेगा। एक अगर पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लग रहा है तो एक नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लगेगा। ये होता है हमारे पास 3 कंडीशन एक्शन रिएक्शन का। अब अगर कुछ एग्जांपल्स इस पर करा दो। एग्जांपल नंबर 1 कि मान लो ये सरफेस है, इस पर एक मास रखा है m और बोला है कि फाइंड नॉर्मल फोर्स। बताओ तो कैसे बनाएंगे? सबसे स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे हम लोग? ड्रॉ FBD, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारे पास मास m, ये ग्रेविटी लगाएगा इस पर mg और सरफेस लगाएगा इस पर नॉर्मल, ठीक है। इस बार हम लोग सरफेस को ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि हमारा सिस्टम हम लोग माने हैं m को, ब्लॉक को, इसलिए सरफेस को ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। और सरफेस पे जो नॉर्मल आ रहा है वो भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। स्टेप 2 क्या होगा? ठीक है, जानते हैं कि ये रेस्ट पर रखा हुआ है, ठीक है। तो रेस्ट पर रखा मतलब जो अपवर्ड फोर्स है और डाउनवर्ड फोर्स है इक्वल है, ठीक है। तो फोर्स को सॉल्व करेंगे। इसको लिख सकते हैं हम लोग सॉल्व फोर्सेस, या लिख सकते हैं राइट इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो क्या होगा? ऊपर देखो n और mg दोनों बराबर है तो n का वैल्यू आ गया mg। इसी तरीके से अगर एक और एग्जांपल ले लो कि मान लो ये सरफेस है और इस पर एक बड़ा ब्लॉक रखा है कैपिटल M और इस पर स्मॉलर ब्लॉक है, इसका मास है स्मॉल है, ठीक है। अब हम लोग को क्या फाइंड करना है? हम लोग को फाइंड करना है फाइंड नॉर्मल फोर्स बाय सरफेस एंड ब्लॉक्स दोनों। क्या करेंगे स्टेप नंबर 1 में? हम लोग सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, स्मॉल m का और कैपिटल M का, ठीक है। ग्रेविटी इस पे लगाएगा फोर्स mg और ये बड़ा m है, ये इस पे लगाएगा फोर्स मान लो r। तो स्मॉल ब्लॉक भी इस पे लगा देगा, रिएक्शन आ जाएगा इसका r, ठीक है। एक ही हो गया। और एक इस पे लगेगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg और एक सरफेस इस पे लगा देगा n, ठीक है। तो अब हमारे पास इक्विलिब्रियम पर है सिस्टम, तो इक्वेट कर देते हैं फोर्सेस को। तो हमारे पास आ गया r बराबर mg, इक्वेशन 1। और यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, देखो जो r है वो डाउनवर्ड्स ऐड कर रहा है और ये n अपवर्ड्स ऐड कर रहा है, mg भी डाउनवर्ड्स, तो डाउनवर्ड्स एक जगह और अपवर्ड्स एक जगह लिख देते। देखो तो यहाँ पे पहले अपवर्ड फोर्स लिख दिए n है और डाउनवर्ड फोर्स क्या है? r है और mg है, तो दोनों का सम कर दिए r प्लस mg। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2, ठीक है। यहाँ से हम लोग r का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो r का वैल्यू कैलकुलेट करने से क्या आएगा? n माइनस mg, ये आ गया इक्वेशन 2.1 मान लो। अब इक्वेशन 2.1 को इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं हम लोग, तो हमारे पास बन जाएगा n माइनस कैपिटल mg इज इक्वल टू स्मॉल mg। तो n क्या आ गया? n आ गया हमारे पास mg प्लस mg। अब नॉर्मल क्या आ गया? यहाँ से g कॉमन ले लेते हैं, तो m प्लस m इंटू जी, ये आ गया हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। n और नॉर्मल फोर्स r क्या आएगा? वो था n माइनस एम जी, एन का वैल्यू पुट कर दो, वो क्या है? एम जी प्लस एम जी माइनस एम जी। देखो कट गया, एम जी आ गया। और देखो पहले ही लेके चले थे हम लोग, दोबारा सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से आर का भी वैल्यू निकल गया, एन का भी वैल्यू, ये भी आंसर हो गया। और ये तो था यहीं पे आंसर। अगर एक और एग्जांपल कंसिडर करें हम लोग कि जैसे मान लो ये हमारे पास सरफेस है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है 10 kg, उस पर एक स्मॉलर ब्लॉक इसके साथ अटैच है, इसका मास है 5 kg, ठीक है। और इस पर एक्सटर्नल फोर्स हम लोग लगा रहे हैं 30 न्यूटन का, ठीक है। और मान लो ये एक्सेलरेट करने लगता है सिस्टम ए एक्सेलरेशन से,
तो फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, तो बस एक्सेलरेशन का वैल्यू फाइंड आउट करना। तो स्टेप नंबर 1 हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो देखो ये रहा हमारे पास 10 kg, इस पे लगेगा 10G डाउनवर्ड्स, नॉर्मल रिएक्शन N1, ठीक है, और 5 kg भी इस पे लगाएगा नॉर्मल, मान लेते हैं वो R है, और यहाँ से एक्सटर्नल फोर्स 30 न्यूटन भी लग रहा है, और इसके पास एक्सेलरेशन भी है, ठीक है। अब हम लोग इसका इक्वेशंस लिख लेते हैं, ठीक है। तो N1 बराबर 10G आ गया, ठीक है, और ये देखो 30 माइनस R इज इक्वल टू 10A आ गया। कैसे आ गया? इक्वेशंस ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉज का। तो हम लोग जान कि न्यूटन लॉज क्या था, F बराबर ma था, और ये क्या था, एक्सटर्नल फोर्स, और नेट एक्सटर्नल फोर्स था। नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना है इसका, देखो 30 न्यूटन एक्स एक्सिस की तरफ और R नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो 30 माइनस R हो गया, ये हो गया F एक्सटर्नल, ठीक है। और इज इक्वल टू ma होता है, तो मास कितना है 10 kg है, तो यहाँ 10 लिख दिया, और एक्सेलरेशन देखो इस तरफ है तो a लिख दिया। अब देखो बड़ा फोर्स हम लोग 30 को क्यों माने, क्योंकि देखो वो एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में है, इसका मतलब 30 न्यूटन ड्राइव कर रहा होगा सिस्टम को आगे की तरफ, और नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, मैग्नीट्यूड उसका कम होगा, तभी तो वो अब राइट हैंड साइड इसको ड्राइव नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक्सेलरेशन देखो राइट हैंड साइड है, इसलिए इस तरीके से लिखाएगा, ठीक है। अब हम लोग 5 kg पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा 5 kg, इस पर लगेगा 5G वर्टिकली डाउनवर्ड्स, सरफेस लगाएगा इसके पास N2, और 10 kg ब्लॉक भी तो इस पर लगाएगा R, ठीक है। और ये एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, तो देखो N2 बराबर तो हो गया 5G, ठीक है। और हॉरिजॉन्टल फोर्स देखो तो सिर्फ R लग रहा है, और देखो राइट हैंड साइड लग रहा है, और एक्सेलरेशन में राइट हैंड साइड है, इसका मतलब जो R है वही ड्राइव कर रहा है 5 kg ब्लॉक को फॉरवर्ड, तो R इज टू 5 हो गया, A हो गया, ठीक है। और R का वैल्यू हम लोग ये जहाँ आया उसको ये मान लो इक्वेशन 2 है, और ये इक्वेशन 1 था, यहाँ इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 का वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या आया था हमारे पास, 30 माइनस R इज इक्वल टू 10A आया था, यहाँ पे R का वैल्यू पुट कर दो, 30 माइनस 5A इज इक्वल टू 10A, 30 इज इक्वल टू 10A प्लस 5A, 30 इज इक्वल टू 15A, और 15 से डिवाइड कर दो बोथ साइड, कट गया, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसके आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।